हम रियल एस्टेट के बिजनेस में डील करते हैं, आई अग्री, यू ऑल्सो एग्री, बट कौन सी जगह पर हमें हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जहां पर आपको आंख बंद करके एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो इन सभी रूल्स रेगुलेशंस, इन सभी नियमों को मद्देनजर रखते हुए ही मैं एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहूंगा। आप भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे, बट ये रूल क्या है, ये रेगुलेशंस क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें चेक करने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इनवाइट करूंगा हमारे कंपनी के सीनियर लीडर मिस्टर श्रीकांत शेंडे सर को। श्रीकांत शेंडे सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्रीकांत शेंडे सर आपको एक्सप्लेन करेंगे about the rule, regulation and what kind of documents we required for the best investment property to buy. श्रीकांत शेंडे सर को माइक दिया जाए प्लीज। थैंक यू विवेक सर। दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत शेंडे है। विवेक सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है अपने को कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। प्रॉपर्टी लेते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि कंपनी के जो प्रॉपर्टी है उसकी डॉक्यूमेंट्री के बारे में अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के तारीख में अगर देखते हैं अपन तो क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी में क्या देखा जाता है, NATP, क्योंकि हम ग्रामीण में काम करते हैं। आज के तारीख में गोंडारी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो ग्रामीण में NATP चलता है। तो NATP किस प्रकार से किया जाता है, कहीं पे भी अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने को मालूम है बहुत से लोगों के यहाँ से सुनते अपन एक प्लॉट 2-2, 3-3 लोगों को बेचा जाता है, प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं होती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो प्रॉपर्टी NATP नहीं होती है। तो NATP क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये पूरा आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज NATP? NATP यानी नॉन एग्रीकल्चर टाउन प्लानिंग। इसको अगर अपन हिंदी में बोला जाएगा तो नॉन एग्रीकल्चर टाउन प्लानिंग बोले तो अकृषिक जमिनीमध्ये नगरची रचना करणे मराठी में। तो सबसे पहले जैसा NATP दिया गया है, तो NATP के समय में सबसे पहले होता है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग करना पड़ता है। जैसा कोई भी लैंड अपन खरीदते हैं कोई भी काश्तकार से, किसान से, तो सबसे पहले वो जमीन का अपने को एक ऐड करना पड़ता है 7 दिनों का, जो कि पेपर में ऐड आता है कि भाई ये जमीन जो हम खरीदने वाले हैं, इसी में अगर किसी का कोई लफड़ा झगड़ा कोई भी अगर डिस्प्यूट मैटर है तो 7 दिन के अंदर हमारे से आप कांटेक्ट कीजिए। अगर कांटेक्ट नहीं होता है किसी का तो 7 दिन के बाद में हम वो परचेस कर लेते हैं, और परचेस करने के बाद में वो ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्री होती है, जैसा उसका 7/12 है, उसका रजिस्ट्री है, ये हमें जमा करना पड़ता है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसको ऑफिस सिविल लाइन में, जिसको मराठी में नगर रचना मूल्यांकन विभाग भी बोला जाता है। तो नगर रचना मूल्यांकन विभाग में जब हम जमा करते डॉक्यूमेंट्री तो वहाँ का एक अधिकारी आता है। अधिकारी हमारे को, जैसे 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ लैंड है, 1 एकड़ ज़मीन में 44,000 स्क्वायर फीट जगह होती है। 44,000 स्क्वायर फीट जगह होती है। 44,000 स्क्वायर फीट में मात्र बेचने के लिए दी जाती है हमारे को 20,000 स्क्वायर फीट जगह, और 24,000 स्क्वायर फीट जगह छोड़ी जाती है। तो किस वजह से 24,000 जगह छूटती है? तो सबसे पहले आता है रोड। 9 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर का रोड होना जरूरी है। 30 फीट, 40 फीट और 50 फीट। आज भी अपन नागपुर के बड़े बड़े एरिया में जाते हैं, मनीष नगर, नरेंद्र नगर, लोगों के मकान तो 2-2, 3-3 मंजिल के बन गए, लेकिन अगर एक कार जाती है तो दूसरी कार नहीं जा सकती, ऐसे रोड है, क्योंकि वहाँ पे टाउन प्लानिंग नहीं हुआ है। टाउन प्लानिंग का नियम 2009 से चालू हुआ है। उसके बाद में एक ओपन स्पेस, जैसा कि बस्ती बनेगी, बच्चे कहाँ खेलेंगे, तो एक ओपन स्पेस छोड़ना पड़ता है अपने को। दूसरा है एम्यूनिटी स्पेस। एम्यूनिटी स्पेस में जैसा कि हर अलग अलग समाज के लोग रहने आते हैं, मंदिर कहाँ बनेगा, गुरुद्वारा कहाँ बनेगा, हर चीज़ के लिए जो भी एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसके लिए एम्यूनिटी स्पेस छोड़ा जाता है। फिर गटर लाइन कहाँ से जाएगी, पाइपलाइन कहाँ से जाएगी, खंभे कहाँ गाड़े जाएंगे, हर चीज़ के लिए ये 24,000 स्क्वायर फीट जगह अपने को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद में ये जाता है, ये अपना
टाउन प्लानिंग क्लियर हो गया, उसके बाद में जाता है एनए के प्रोसेसिंग के लिए। तो एनए का प्रोसेसिंग भी, एनए की इजाज़त सिर्फ 2 ही लोगों के पास में होती है, एक तो कलेक्टर और दूसरा एचडीओ। एचडीओ माने तहसीलदार। लेकिन हम कलेक्टर सर के पास से एनए करवाते हैं। एनए भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले 32 नंबर एनए जो कि इंडस्ट्रियल एनए है, अपने को इंडस्ट्री डालने के लिए एनए करना पड़ता है। दूसरा एनए है 34 नंबर। 34 नंबर एनए बोले तो रेसिडेंशियल परमानेंट एनए। और तीसरा है 36 नंबर टेम्पररी एनए। तो टेम्पररी एनए बोले तो ऐसा है कि एक 6 महीने का वैलिडिटी होता है। अपन देखते हैं बहुत से लेआउट में, जैसा एक पकड़ के चलिए कि 1 एकड़ के पीछे में 4 लाख रुपए खर्चा आता है। 40 लाख रुपए अगर 10 एकड़ का लैंड है, लेकिन कोई डेवलपर्स के पास में उतना पैसा नहीं रहता, तो कुछ पैसा भर के 2-4 लाख रुपए भर के वो टेम्पररी एनए करता है 36 नंबर का, जिसका वैलिडिटी मात्र 6 महीने का होता है। अपन सुनते भी है कि यार पहले 2-4 महीने 6 महीने में रजिस्ट्री लगी, लेकिन उसके बाद में रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो ये टेम्पररी एनए है। अपने को करना पड़ता है 34 नंबर परमानेंट रेसिडेंशियल एनए, ये कि ओरिजिनल एनए होता है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है वो बताऊंगा मैं। 34 नंबर एनए करने के लिए अपने को 23 डिपार्टमेंट की एनओसी लाना पड़ता है। सबसे पहली एनओसी है कोर्ट की। कोर्ट की एनओसी इसलिए लाई जाती है कि जो जमीन हमने खरीदे हैं, वो जमीन में भाई भाई का झगड़ा नहीं होना चाहिए, बहन भाई का झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट मैटर नहीं होना चाहिए। इसके वजह से एनओसी कौन देगा? तो कोर्ट। दूसरी एनओसी लगती है जातिवाद डिपार्टमेंट। जातिवाद डिपार्टमेंट की एनओसी आदिवासी, गोंडवारी, कोतवा डोंगा, इनकी जमीन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पहले के राजा महाराजा लोग अपने सेवक लोगों को दान में जमीन दिया करते थे। गवर्नमेंट भी माजी सैनिक लोगों को जमीन दान में दिया करती थी। तो ऐसी किसी भी प्रकार की दान की हुई जमीन नहीं होना जिसपे एनए नहीं होता है। तीसरा रेलवे डिपार्टमेंट। रेलवे डिपार्टमेंट की एनओसी इसलिए लाना पड़ता है, जैसा हमारा 10 एकड़ के, 15 एकड़ के, 20 एकड़ के लेआउट होते हैं। अगर समझो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, रेलवे के प्रोजेक्ट होते हैं 10 साल पहले के और 10 साल के बाद में बनते हैं, तो हो सकता है रेलवे का कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है, तो रेलवे से हमारे को एनओसी लाना पड़ता है कि भाई हमारा कोई यहाँ से रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है। आज भी नागपुर से यवतमाल रेलवे सैंक्शन हुआ है, लेकिन वो कितने लोगों के घर के अंदर से घुसेंगे ये किसी को नहीं मालूम। तो उसी प्रकार से रेलवे डिपार्टमेंट की एनओसी लाना अपने को जरूरी होता है। तीसरा नेशनल हाईवे एनओसी। आज अपने को मालूम है कि बड़ी बड़ी एरिया में रोड जब बड़े बनाते हैं तो कई लोगों के मकान टूट जाते हैं, तो हमारे लेआउट में भी मकान या किसी का प्लॉट नहीं जाना चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अपने को एनओसी लाना पड़ता है। दूसरी स्टेट हाईवे की कि हमारे लेआउट में से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे नहीं जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हम जैसा डब्ल्यूबीएम रोड बना के देते कच्चे रोड, तो इसको पक्का कौन करके देगा? डामर का रोड कौन बना के देगा? सीमेंट रोड कौन बना के देगा? तो ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाला अपने को उसकी एनओसी लाना पड़ता है। वो भी ऐसा एनओसी नहीं रहता अपने को, इसके लिए लाखों रुपए भरना पड़ता है अपने को। उसके बाद में तार विभाग। जैसा तार विभाग बोले तो हमारा जो लेआउट है, हमारे लेआउट के ऊपर से हाई टेंशन लाइन नहीं जाना चाहिए। अगर ऑलरेडी है तो दोनों तरफ 20-20 फुट, 25-25 फुट जगह छोड़ना पड़ता है, ये उसका नियम है। एक विद्युत अधिकारी की एनओसी लगती है। अभी विद्युत अधिकारी की एनओसी जब बस्ती बनेगी लेआउट के अंदर में, लोग रहने के लिए आएंगे, तो बिजली कौन देगा? उसके लिए तार कितना लगेगा, खंभे कितने लगेंगे, ट्रांसफार्मर कितना लगेगा, वो बताएगा अपने को कि सर आपको इतना इतना पेमेंट भरना पड़ेगा। तो वो पैसा भर के ही अपने को ये एनओसी दी जाती है। उसके बाद में जल प्राधिकरण अधिकारी, पानी की सुविधा कौन देगा अपने को? जब लोग रह जाएंगे, बस्ती बनेगी, तो जल प्राधिकरण अधिकारी की एनओसी लगती है। पुनर्वसन अधिकारी, जिस जमीन में हमने लेआउट डाले हैं कोई जगह का पुनर्वसन तो नहीं है वहाँ पे, तो ये भी सब जानना पड़ता है। पुनर्वसन अधिकारी की एनओसी लगती है। उसके बाद में कुछ सीलिंग डिपार्टमेंट। सीलिंग डिपार्टमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे प्रोजेक्ट आते हैं, जैसा SRPF, CRPF, माडा, वायुसेना, एयरपोर्ट एरिया इरिगेशन डिपार्टमेंट, WCL, इन पूरे डिपार्टमेंट की अपने को एनओसी लाना पड़ता है। ये एनओसी मिलती है अपने को मंत्रालय से, ये मंत्रालय से लाना पड़ता है। एक जिलाधिकारी की एनओसी लगती है अपने को कि जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, कुछ सुविधाएं आती है अपने को, तो ये अपने को कौन लागू करके देगा? तो जिलाधिकारी। एक ग्राम पंचायत की एनओसी लगती है अपने को, जैसा अपने को टैक्स कहाँ भरेंगे, ये टैक्स वैक्स को भरने के लिए। दूसरी बात, अपने को नई नई गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं आती है, तो ये कहाँ से पता चलती है? ग्राम पंचायत से। तो ग्राम पंचायत की एनओसी लगती है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री। महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री बोले तो बस, हमारे लेआउट में बस आना चाहिए।
तो अपने लेआउट में बस कैसी आएगी? अपना लेआउट डांबर रोड टच होना जरूरी है, भले वो 10 फुट का क्यों न रहो। यहाँ पे खेत है, उसके बाद वाला अगर अपन खेत में लेआउट डालते हैं तो वहाँ पे वो एनओसी अपने को नहीं मिलती। तो इसलिए कोई भी रोड रहो 10 फुट का क्यों न रहो, लेकिन गवर्नमेंट का डांबर रोड टच होना लेआउट जरूरी है, ताकि वहाँ से बस सुविधा मिलनी चाहिए। एक आरोग्य अधिकारी, अभी पकड़ के चलो, आरोग्य अधिकारी की एनओसी इसलिए लगती है कि किसी को इमरजेंसी, जो वो बस्ती में रहते हैं लोग, किसी को अटैक आया, कुछ इमरजेंसी काम हुआ, तो कम से कम 10 मिनट के अंदर उसको अपन हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। तो अपने लेआउट से 2 किलोमीटर के रेंज में एक सरकारी दवाखाना होना आवश्यक है, तो इसकी एनओसी लगती है आरोग्य अधिकारी। ऐसी टोटल मिला के जब 23 डिपार्टमेंट की एनओसी अपन कलेक्ट करते हैं, तब जाके अपना लेआउट एनए होता है। इतना बड़ा प्रोसीजर एनए और टीपी करने का, तो बहुत से क्या करते हैं डेवलपर्स, ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, और 1 एकड़ के पीछे में कम से कम लीगली तौर पे देखेंगे तो 4 लाख रुपए खर्चा आता है, और अनलीगली जो टेबल के नीचे ऊंचे से देना पड़ता है वो मालूम है, वो हमारे सर को ही मालूम होगा जो करते हैं बराबर के। इतना ज़बरदस्त काम है एनएटीपी करवाने के लिए। तो आज के तारीख में देखेंगे तो हमारे जितने भी 4-5 हज़ार कस्टमर जो बोले हैं हमारे विवेक सर ने, आज के तारीख में पूरे जितने भी कस्टमर हैं वो हमारे कंपनी के तरफ से लीगली काम होने की वजह से एकदम हैप्पी है, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही इतना ज़बरदस्त काम है हमारी कंपनी का। तो मैं आपको तहे दिल से एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे सीएमडी सर संगम बारवाजी सर और हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर अजय मेश्राम सर, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। थैंक यू। श्रीकांत शेट्टी सर के लिए भी जोरदार तालियां हो